गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हम 12th केमिस्ट्री में केमिकल डायनेमिक्स में स्टडी कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में चर्चा कर रहे थे, तो हम आज पढ़ेंगे ताप गुणांक। ताप गुणांक, एक मिनट। ताप गुणांक स्टूडेंट क्या होता है? ताप गुणांक कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप का अंतर रखते हुए वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। जैसे KT + 10 बटे में KT, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। जैसे इसे कहते हैं ताप गुणांक। जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक K35 और 25 पर हो जाता है K25, तो ये हो जाएगा 2 गुना या 3 गुना। यानी कि 35 और 25 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर वेग नियतांकों का जो अनुपात होता है उसे ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद है आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस का सिद्धांत स्टूडेंट, वेग अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता को समझाने के लिए आरेनियस नामक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया जिसे आरेनियस का सिद्धांत कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आरेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे आरेनियस का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत में उसने एक समीकरण दी K = AE⁻ EA/RT। यहाँ K वेग नियतांक है, EA जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। R गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और T परमताप है, परमताप। ठीक है? और A यहाँ पर एक चरघातांकी गुणांक है जो प्रति सेकंड प्रति आयतन अभिकारक किरणों के बीच होने वाली टक्करों को व्यक्त करता है। प्रति सेकंड प्रति आयतन होने वाली टक्करों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है स्टूडेंट? तो K = AE⁻ EA/RT। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय कर सके, क्योंकि अभिकारक के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वही अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो सक्रिय होते हैं। जैसे 100 अणु हैं तो 100 के 100 अणु उत्पाद में नहीं बदलेंगे, उनमें से केवल वो ही अणु उत्पाद में बनेंगे जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होगी। जैसे 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ठीक है? तो सक्रिय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय कर दे ताकि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो पहला पॉइंट आरेनियस सिद्धांत का ये है कि अभिक्रिया में सारे अणु जो हैं वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, केवल सक्रिय अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। दूसरा पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और सक्रिय अणु ही उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, निष्क्रिय अणु नहीं होते। उसके बाद कि अभिकारक के अणुओं के बीच में जब टक्करें होती हैं तो टक्कर होने से उनका एक्टिवेशन हो जाता है, सक्रियण हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सक्रियण होता है, टक्करों के कारण ही अभिक्रिया जो अभिकारक के अणु होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कि अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है? उसके बाद ये है कि वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है? जैसे ये है, एक ऊंचाई है, कहने का मतलब ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई तक, जैसे इसको ग्राफली समझेंगे, यहाँ पर ऊर्जा है और यहाँ पर है अभिक्रिया की प्रगति। अभिक्रिया की प्रगति, तो जैसे मान लो यहाँ से अभिक्रिया स्टार्ट होती है, ये यहाँ
अभिक्रिया का ऊर्जा अवरोध है और यहाँ पर उत्पाद में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ उत्पाद, और या यूँ मान लें कि यहाँ उत्पाद प्राप्त हो जाता है और यहाँ अभिकारक है और ये ऊर्जा अवरोध है। अभिकारक को अगर उत्पाद में कन्वर्ट होना है तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही होगा। ये ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध, ठीक है। अब अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे हम अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं, डेल्टा एस से व्यक्त करते हैं। इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स जो है अभिक्रिया ऊष्मा है, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच एनर्जी का डिफरेंस, अभिक्रिया ऊर्जा या अभिक्रिया ऊर्जा कह सकते हैं, रिएक्शन एनर्जी, ठीक है। ये जो है एनर्जी का डिफरेंस, इसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? सक्रियण ऊर्जा। वह अतिरिक्त ऊर्जा जो निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय कर दे ताकि वह ऊर्जा अवरोध को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट है नीचे तक, ये है दहली ऊर्जा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दहली ऊर्जा है। इसको हम यूँ व्यक्त कर सकते हैं, ये नीचे तक ये जो है इसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा यानी कि वह निश्चित ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को अभिकृत होने के लिए आवश्यक होती है उसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा जो होती है ये होती है सक्रियण ऊर्जा, जिसे ई से व्यक्त करते हैं। फिर अभिक्रिया ऊर्जा डेल्टा एच प्लस में, और ये औसत ऊर्जा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये एवरेज एनर्जी है, जिसे हम वाई से व्यक्त कर सकते हैं। ये वाई औसत ऊर्जा, यानी इतनी ऊर्जा तो सबके पास होती है। औसत ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, ये वाई से व्यक्त। तो दहली ऊर्जा इन तीनों का टोटल होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब टारगेट पॉइंट है, जैसे हम एक ऊंचाई मान लें कि अगर किसी भी अभिक्रिया की ऊंचाई है, जैसे स्कूल में दीवारों की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है तो बच्चों के भागने की दर क्या होगी? कम होगी। और अगर वो दीवारों की ऊंचाई क्या है? कम है, तो बच्चों के भागने की दर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक वैसे ही अगर टारगेट पॉइंट या सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो अभिकारक के अणु उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। यानी अभिकारक के अणुओं का उस ऊंचाई को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ पहुँचेंगे तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अगर सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये फतवा जाहिर कर दिया। इसको ऐसे समझ लो कि जो 12वीं क्लास में जो 36% लेगा या 33% लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा, उसको 50,000 का चेक मिलेगा, उसको 15 अगस्त को जो है कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से पुरस्कृत किया जाएगा। तो 33% जो 12वीं में प्राप्त करेगा, तो ये क्या है? ये ऊंचाई कम है, ये जो टारगेट पॉइंट है कम है, तो वहाँ पर जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। लाल किले की प्राचीर पर जहाँ 15 अगस्त मनाया जाएगा तो वहाँ पर जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ अचीवमेंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टारगेट पॉइंट क्या है? बहुत कम है। तो सभी इस परसेंटेज को अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा, प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि टारगेट पॉइंट बहुत छोटा है, इसको सभी प्राप्त कर लेंगे, सभी पहुँच जाएंगे इतने, तो इसको तो 33% को तो कोई भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर यही 99.99 कर दिया जाए तो टारगेट पॉइंट बहुत ऊंचा हो गया, तो रेट ऑफ अचीवमेंट इस परसेंटेज को प्राप्त करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो वही बात है कि टारगेट पॉइंट अगर ऊंचा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, क्योंकि सारे के सारे अभिकारक अणु इस पर नहीं पहुंच पाएंगे और उत्पाद में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। और अगर ये ऊंचाई क्या छोटी है, दीवारें छोटी है, तो अभिकारक के अणु उसको लांघ जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि इस ऊर्जा अवरोध को पार करना बहुत जरूरी है। तो सक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक के अणुओं को अभिकृत होने के लिए आवश्यक होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक सक्रियण ऊर्जा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये दहली ऊर्जा है, और ये अभिकारक और ये
अभिकारक और ये उत्पाद के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे अभिक्रिया ऊर्जा कहते हैं, और ये इसके बीच में जो ये एनर्जी है इसे एवरेज एनर्जी कहते हैं। तो दहली ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा प्लस में अभिक्रिया ऊर्जा प्लस में एवरेज एनर्जी, इन तीनों का टोटल होता है दहली ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आर्हेनियस का सिद्धांत था। उसके बाद सक्रिय ऊर्जा का जो महत्व है वो हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले तो सक्रिय ऊर्जा जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के अपोजिट होती है। सक्रिय ऊर्जा रेट ऑफ रिएक्शन का अपोजिट होती है, यानी सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसका महत्व, सक्रिय ऊर्जा का महत्व, सक्रिय ऊर्जा जो है अभिक्रिया वेग का उल्टा होती है। अभिक्रिया वेग का उल्टा, यानी कि ये ज़्यादा है तो ये कम, और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। बता दिया मैंने, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। दूसरी बात, सक्रिय ऊर्जा को कैसे हम अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे मान लो यहाँ ऊर्जा है और यहाँ अभिक्रिया की प्रगति है, अभिक्रिया की प्रगति। तो जैसे मान लो ये अभिकारक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ऊर्जा अवरोध है और यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब अभिकारक ऊर्जा अवरोध तक जाता है, अभिकारक का अणु ऊर्जा अवरोध तक जाता है तो E1 ऊर्जा लेता है, और जब वो ऊर्जा अवरोध से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो E2 ऊर्जा त्यागता है। तो अभिकारक ऊर्जा अवरोध तक गया, ये ऊर्जा अवरोध है, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए। तो जब एनर्जी, अवशोषित ऊर्जा, ली गई एनर्जी ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है त्यागी गई ऊर्जा से, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें तंत्र परिवेश से ऊष्मा ले रहा है। ग्रहण की गई ऊर्जा ज़्यादा है और त्यागी गई ऊर्जा क्या है? कम है। ग्रहण की गई ऊर्जा ज़्यादा है, जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर में जा रहा है तो E1 ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ज़्यादा है, और एनर्जी बैरियर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो त्यागी गई ऊर्जा, इमिशन एनर्जी कम है, यानी ले ज़्यादा रहा है और त्याग कम रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी कहलाती हैं, शोषी, और ये हमें पता पड़ता है सक्रिय ऊर्जा के मान से। ठीक है, इसका उल्टा करो, इसका जस्ट उल्टा करो। ग्रहण की गई ऊर्जा कम है और त्यागी गई ऊर्जा ज्यादा है, जैसे ये यहां ये अभिकारक है और ये एनर्जी बैरियर है। ग्रहण की गई ऊर्जा E1 है और अभिकारक से प्रोडक्ट में बनता है, ये प्रोडक्ट है उत्पाद, और त्यागी गई ऊर्जा E2 है। अब E2 का मान ज़्यादा होगा, E1 का मान कम होगा, तो अभिक्रिया होगी ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि जब अभिकारक का अणु एनर्जी बैरियर तक जा रहा है, ऊर्जा अवरोध पर जा रहा है, ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, टारगेट पॉइंट को, तो E1 ले रहा है, और जब वो एनर्जी बैरियर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो E2 दे रहा है, तो E2 ज़्यादा है, ये मान ज़्यादा है। इमिशन एनर्जी या उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज़्यादा है अवशोषित ऊर्जा से, तो त्याग रहा है, तंत्र परिवेश को त्याग रहा है, तो ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। तो हमें सक्रिय ऊर्जा से पता पड़ जाता है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सक्रिय ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हमारे पास सूत्र है, सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है हमें। सक्रिय ऊर्जा की गणना, हमारा फॉर्मूला है आरएनए सिद्धांत से K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। EA यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा है, ठीक है, R गैस कांस्टेंट है। तो अब इसका लोग लेने पर, दोनों ओर नेचुरल लोग लेने पर तो ये ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT
प्लस ये गुणा हो रहा है इससे, ये हो जाएगा ln a, ठीक है। ताप T1 पर ये हो जाएगा ln k1 वेग स्थिरांक है, वेग नियतांक है, माइनस EA अपॉन RT1 प्लस में ln a, समीकरण नंबर 1। ये तो फिक्स है, गुणांक है, ये तो फिक्स है, इसका मान बदलता नहीं है। ऐसे ही ताप T2 पर ln k2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस में ln a, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक घटाने पर ये आ जाएगा ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT2 प्लस ln a माइनस EA अपॉन RT1 प्लस ln a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है log m माइनस में log n, तो ये आ जाता है log m बटे में log n। इसको हम लिख सकते हैं log k2 बटे में log k1। यहाँ क्या होगा, माइनस EA अपॉन RT2 प्लस में ln a, माइनस और माइनस प्लस, अंदर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, EA अपॉन RT1 और ये अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस ln a। तो माइनस से ये प्लस खत्म। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ln k2 बटे में k1। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को तो पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा EA अपॉन RT1 माइनस में EA अपॉन RT2। हम लोग नेचुरल लोग को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। log 10 k2 बटे में k1, यहाँ कॉमन ले लिया, ये आ रहा है EA अपॉन R कॉमन आ रहा है, और 1 अपॉन T1 माइनस में 1 अपॉन T2, और ये 2.303 नीचे आएगा। तो log 10 k2 बटे में k1 बराबर EA 2.303 R, ये हम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा T2 माइनस में T1 बटे में T1 गुणा T2, ये आ जाएगी। तो ये सक्रिय ऊर्जा की समीकरण है, क्या आ रही है, समीकरण निकल के आ रही है log k2 बटे k1 बराबर EA बटे 2.303 R और T2 माइनस T1 बटे में T1 T2, ये समीकरण निकल के आई है। हमें इस समीकरण से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये समीकरण में याद रखनी। अब इसको हम ग्राफली कैसे व्यक्त करेंगे, ग्राफली कैसे व्यक्त करेंगे, हमारे पास समीकरण है इसको हम ग्राफली कैसे शो करेंगे। हमारे पास समीकरण है k बराबर a की पावर माइनस EA अपॉन RT, RNA समीकरण लोग लेंगे तो ln k बराबर माइनस EA अपॉन RT प्लस में ln a, तो ये जाएगी y बराबर mx प्लस c, सरल रेखा समीकरण। तो ये आ जाएगा y अक्ष पर ln k और 1/t आ जाएगा 1/t x अक्ष पर 1 अपॉन t, और m हो जाएगा ढाल, ढाल नेगेटिव है तो ये सरल रेखा यूँ आएगी और अंतःखंड हमेशा ऊपर बनेगा, अंतःखंड हमेशा, क्योंकि ढाल नेगेटिव है तो अंतःखंड ये है c, अंतःखंड बराबर ln a, और ढाल हो जाएगा इसका tan थीटा, ढाल होता है हमेशा tan थीटा निकाल लेते हैं, लंबटे आधार tan थीटा, और ढाल होता है माइनस में EA अपॉन R, ये इसका ढाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ढाल नेगेटिव है इसलिए इसको हम यूँ लेंगे और अंतःखंड हमेशा ऊपर बनेगा। अगर ढाल पॉजिटिव होता तो हम मूल रेखा को हम 0 पॉइंट से लेते, लेकिन यूँ लेंगे क्योंकि ढाल नेगेटिव है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ग्राफली शो करते हैं इसमें, ठीक है।
उसके बाद अति संभाव्य गतिज ऊर्जा और मैक्सवेल वक्र। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा और मैक्सवेल वक्र। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा और मैक्सवेल वक्र। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा मैक्सवेल वक्र। मैक्सवेल वक्र क्या होता है स्टूडेंट? सांख्यिकी या स्टैटिक्स का उपयोग करते हुए मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नामक साइंटिस्टों ने अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया, जिसे हम मैक्सवेल वक्र कहते हैं। ग्राफली वक्रों के द्वारा व्यक्त किया, वक्र के द्वारा, इसे हम मैक्सवेल वक्र कहते हैं। यहाँ अणुओं का अंश रखा, अणुओं का अंश y अक्ष पर और गतिज ऊर्जा को x अक्ष पर लिया, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से ये इस प्रकार से एक वक्र है। यहाँ ये जो है, जो शीर्ष बिंदु प्राप्त हो रहा है, शीर्ष पॉइंट, ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा यानी कि इस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले, इस ऊर्जा से ज़्यादा गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम होगी और इस ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम होगी। दोबारा सुने, वह अधिकतम ऊर्जा, वह गतिज ऊर्जा जो अणुओं के अधिकतम अंश को प्राप्त हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं को प्राप्त हो, ये उसे कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। यानी इस ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम हो रही है, जैसे हम राइट में जा रहे हैं तो कम हो रही है, और इस ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम है। तो ऐसी ऊर्जा जो मैक्सिमम अणुओं के पास अवेलेबल हो, मैक्सिमम अणुओं के पास अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं के पास अवेलेबल हो, उसे कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें ही एक वक्र और दिया उन्होंने इसमें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन दुगना या 3 गुना हो जाता है। उसको कैसे समझाया उन्होंने, वो इसी में ही समझ लेते हैं हम। अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के बीच में ही ग्राफ लगा के, जैसे मान लो और ये जो वक्र है, ये वाला जो वक्र आ रहा है स्टूडेंट, ये आता है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये वाला जो वक्र आ रहा है ये T+10 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात की करें तो इसके द्वारा जो घेरा गया आयतन है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, सक्रिय अणुओं का अंश कितना है? ये आयतन है A B C D, ये वाला आयतन। और ये वाला आयतन जो है, इस वाले आयतन का A G H D, इससे क्या है, इस वाले आयतन की तुलना में दुगना है। यानी कि AGHD आयतन दुगना है ABCD का। और ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है, ये वाला, ये T+10 पर हो रहा है। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का जो अंश है उसका, क्योंकि आयतन घेरा गया आयतन, सक्रिय अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन क्या है, दुगना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्योंकि T+10 पर घेरा गया जो आयतन है वो दुगना है, सक्रिय अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन है। सक्रिय अणुओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र कितना है, ADHG, ये दुगना है। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरा गया आयतन क्या है,
ये रहा, ये वाला वक्र है ABCD और ये इसका आधा है, या यूं कहें कि T+10 पर सक्रिय अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन क्या है, या क्षेत्र क्या है, दुगना है, T डिग्री सेंटीग्रेड का दुगना है। तो सक्रिय अणुओं की संख्या दुगनी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के बीच में एक वक्र है, और जो ये बताता है कि T डिग्री प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप अगर हम बढ़ा दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है, क्योंकि सक्रिय अणुओं का क्षेत्रफल दुगना हो जाता है, सक्रिय अणुओं की सांद्रता दुगनी हो जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हमारी वीडियो यहाँ तक ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।